शांति नगर शहर से बाहर एक छोटी सी साफ सुथरी बस्ती थी, जैसी हर एक मिल के साथ होती है। छोटे छोटे अलग बने हुए पक्की ईंटों के मकान जिन पर चूने की सफ़ेदी की गई थी। बीच बीच में बगैर सफ़ेदी किए हुए मकान भी थे जो बारिश के मौके पर धुल कर गहरे सुर्ख हो जाते और ताज़ा पक्की हुई मिट्टी की खुशबू छोड़ने लगते। उसी मौसम में सफ़ेदी वाले मकान पर बारिश की स्याह लकीरें पड़ जाती जो बदनुमा लगती और उन पर दोबारा सफ़ेदी करनी पड़ती। पानी के नल मकानों में से निकलकर दीवारों के साथ साथ चले गए थे और आगे जाकर ज़मीन में धंस जाते। दीवारें ऊंची थीं और गली में गुजरता हुआ लंबे से लंबा आदमी भी सहन में चलती फिरती औरतों और बच्चों और अलगनी पर फैले हुए कपड़ों को ना देख सकता था। सड़कें चौड़ी और सीधी थीं और एक दूसरे जाविया कायमा पर काटती थीं। दो एक जगह चौराहों पर फव्वारे नस्ब किए गए थे जिनके चारों तरफ सीमेंट के गहरे टैंक बने थे, लेकिन अभी पानी ना चला था और उनमें कूड़ा करकट, आमों की गुठलियाँ, कागज़ के पुर्जे, टूटे फूटे खिलौने और ऐसी ही छोटी छोटी बेकार चीज़ें भरी रहती थीं। शाम के वक्त बस्ती के बच्चे उनकी सीढ़ियों पर एक दूसरे की कमीज़ें पकड़कर आगे पीछे भागते और मुंह से गाड़ी के इंजन की आवाज़ निकालते जाते। जब वो थक जाते तो सबसे ऊपर की सीढ़ी पर चढ़कर बैठ जाते और छोटी छोटी बेकार चीज़ें जिनसे वो तंग आ चुके थे नीचे फेंकते रहते। कभी कभी तो कोई लड़का कुत्ते का पिल्ला पकड़कर ले आता और सब मिलकर उसकी कमर में रस्सी बांधकर नीचे फव्वारे में लटका देते और उसकी चीखों का मज़ा लेते। उनकी माएँ और बहनें दरवाज़ों से सर निकाल कर देखती और उन्हें इस काम से बाज रहने को कहती। आसपास दूर दूर तक कोई दरख्त या साया ना था और सिलसिला कोह की मध्यम लकीर जो अमूमन हद नज़र पर दिखाई देती है नदारद थी। चुनाचे सूरज ज़मीन पर तुलू होता और यकायक धूप खुले दरवाज़ों में से गुजर कर सहनों और बरामदों में फैल जाती और मुर्गियाँ और दूसरे पालतू परिंद दीवारों पर से कूद कूद कर सहन में फिरने और अपने मक्कार और मज़े का खेज़ तरीके पर कीड़े मकोड़ों के ताक़ुब में दौड़ने लगते। थोड़ी ही देर में कमरे धूप के सैलाब से भर जाते और अंदर रखी हुई घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों पर गर्द के ज़र्रात चमकने और साफ़ किए जाने की याद दहानी कराने लगते। गलियां जो अमूमन साफ़ सुथरी रहती पुख्ता थीं और दोनों किनारों पर ढकी हुई गंदी पानी की नालियां बहती थीं। सड़कों की मानंद ये भी सीधी थीं और एक दूसरे को अमूदन काटती थीं। बस्ती को अगर बुलंदी से देखा जाता तो यूँ लगता जैसे उक्लीदस के बड़े बड़े आलों से सीधी लकीरों, दायरों, चकोरों और तकोनों का खाका बना दिया गया है। उसमें गांव की गंदगी, घुमलाहट, बेढंगापन और हमागिरी ना थी। कहीं कहीं मकानों के आगे सब्ज़ा उगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पानी के नाकस इंतज़ाम की वजह से ज़्यादातर कोशिशें नाकाम साबित हुई थीं। उससे पड़े कपड़े की मिल थी जो अभी नामुकम्मल थी और तेज़ी के साथ मुकम्मल की जा रही थी। मिल की दूसरी तरफ एक और निस्बतन मुख्तसर बस्ती थी। इस तरह के मिल दरमियान में आ जाती थी और दोनों बस्तियों के रहने वाले एक अपने अपने घरों में से एक दूसरे के घरों को ना देख सकते थे। सिर्फ उस वक्त जब सब लोग मिलकर काम करने जाते वो एक दूसरे की बस्ती को देख सकते। छोटी बस्ती बड़े मकानों पर मुश्तमिल थी और सब्ज़ा उगाने की कोशिशें ज़्यादा मुनज़्ज़म तौर पर अमल में लाई गई थीं। चुनाचे अक्सर मकानों के आगे छोटी छोटी बाड़ें, इक्का दुक्का मौसमी फूल, गमले, खुरदरे खुरदरे घास के कत्ते दिखाई देते थे। मकानात जदीद तर्ज पर बने हुए थे और बग़ैर सफ़ेदी के थे, जिससे मकीनों की सादगी और उम्दा मजाक का पता चलता था। चंद एक बरामदों के सतूनों पर बेलें चढ़ना शुरू हो गई थीं। मिल से सीमेंट की पुख्ता सड़क शुरू होती थी जिस पर हर वक्त मोटर के टायरों के निशान पड़े रहते थे। जहाँ पर सड़क ख़त्म होती थी वहाँ से ये बस्ती शुरू होती थी। सबसे पहले निस्फ दायरे में बने हुए 15-20 कमरे आते थे। हर एक कमरे से मुल्हका एक एक गौसल खाना था जिसमें जदीद तर्ज का सामान मुहैया किया गया था। उन कमरों के सामने टेनिस खेलने का पुख्ता कोर्ट था जिसमें हर वक्त जाली लटकी रहती थी। यहाँ पर नौजवान गैर शादीशुदा तालीमी याफ्ता अफसर रहते थे। अगले मकानों में बड़े बड़े अफसर
رہائش پذیر تھے جو ادھیڑ عمر اور بوڑھے عیالدار لوگ تھے۔ ہر ایک گھر کے آگے بہت سی خالی جگہ باغ کے لیے مخصوص کی گئی تھی جس پر ایک آدھ مالی دن بھر کام کرتا رہتا تھا۔ وہ عموماً ایک چھوٹے قد کا منحنی سا بوڑھا کسان ہوتا جو خاموشی اور اداسی کے ساتھ ربڑ کے لمبے لمبے پائپ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھتا اور گھاس کو پانی دیتا۔ جھک کر اور اپنے پاؤں پر بیٹھ کر کام کرتے رہنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں ٹیڑھی اور کمزور ہو چکی تھیں اور کھرپا ہاتھ میں پکڑے وہ سبزہ اگانے کی انتھک کوشش میں مصروف رہتا۔ باہر کے پھاٹک سے لے کر براندے تک لمبی ڈرائیو تھی جس پر بجری بچھا کر رولر سے زمین ہموار کی گئی تھی۔ گھر کے بچے اکثر کھیلتے ہوئے نظر آتے۔ وہ سفید رنگت اور سیاہ آنکھوں والے گول مٹول بچے ہوتے جو گرم موسموں میں صرف جانگھیے پہنے پانی کی ٹوٹیوں کے گرد کھیلتے اور جاڑوں میں شوخ رنگ کے اونی بنیانیں اور پتلونیں پہنے براندے کے فرش پر لکڑی کے گھوڑے اور موٹریں دوڑاتے پھرتے۔ وہ نیچے والی بستی میں کبھی نہ جاتے۔ ان گھروں کے پچھواڑے عام کوٹھیوں کے پچھواڑوں کی طرح تھے۔ اونچی نیچی باڑیں، رسی پر پھیلے ہوئے چھوٹے بڑے کپڑے، گھڑونچی پر مٹی کے گھڑے اور لوہے کے گلاس اور لوٹے، مرغیاں اور ان کے ڈربے، پودینے اور ٹماٹر کی کیاریاں۔ دن کے دوران گھر کی مالکاؤں اور ماماؤں میں بہت کم امتیاز کیا جا سکتا، سوائے شام کے وقت کے جب کہ گھر کی عورتیں لباس تبدیل کر کے مردوں کے ہمراہ سامنے والے حصے میں ٹہلتیں اور کبھی کبھار مالی سے پوچھ گچھ کر لیتیں۔ وہاں 3 مختلف قسموں کے لوگ رہتے تھے۔ بڑی بستی میں ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر اور چھوٹے موٹے کاموں میں ان کی مدد کرنے والے اور کام سیکھنے والے لوگ تھے۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو در حقیقت کسان تھے اور خشک سالی اور مزارع گیری سے تنگ آ کر شہر میں محنت کے لیے آ گئے تھے۔ ان میں سے بہت کم ایسے تھے جن کا آبائی پیشہ لوہار یا ترکھان کا تھا۔ باقی سب زمین کے بیٹے تھے اور زندگی کے چکر میں ایک بالکل انوکھی دنیا میں آ نکلے تھے اور اپنے آپ کو وہاں کا باشندہ بنانے کی جان توڑ کوشش کر رہے تھے۔ وہ سخت محنت کش مرد تھے اور دن رات میں 2 وقت کھاتے تھے۔ ان کی غذا میں زیادہ مقدار اناجوں کی ہوتی جن سے وہ کام کرنے کے لیے حرارت اور قوت حاصل کرتے۔ چنے ان کی خوراک میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے اور ان کی عورتیں کئی مختلف طریقوں پر پکاتیں۔ گوشت کی کمی انڈے پوری کر دیتے تھے جو تقریباً ہر گھر میں پالتو مرغیوں اور بطخوں سے حاصل کیے جاتے تھے۔ گرمی ہو یا جاڑا، چونکہ ہر کام کرنے کے دن ان کا بہت سا پسینہ نکل جاتا اس لیے وہ ہر دم نکھرے ستھرے رہتے۔ ان کی عورتیں اور بچے دن میں 3 دفعہ کھاتے۔ یہ ان کی جسمانی صحت کی حالت تھی جسے قائم رکھنے کے لیے وہ پیسہ کما لیتے تھے۔ لیکن زندگی جسمانی صحت کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتی ہے اور اس کے لیے خوش و خرم رہنا نہایت ضروری بات ہے۔ اسی بات کے لیے وہ تگ و دو کر رہے تھے، بغیر جانے بوجھے ہوئے۔ روح کی وہ نکھراہٹ اور تر و تازگی جو انسانی زندگی میں قوت اور سکون پیدا کرتی ہے، جو محنت کرنے والوں کو اطمینان بخشتی ہے۔ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی غیر اہم چیزیں جو خوشی دیتی ہیں، جو نہایت اہم ہیں۔ روز روز کے مقابلے، لڑائی جھگڑے، کبھی کبھی کے میلے، تہوار، دوست دشمن، ہولی، دیوالی، عاشوراء، عید، بیل شکار، گپوں میں بیکار وقت خرچ کرنے کی طمانینت، گیت بانسری، مویشی کی منڈیاں، درخت جو موسموں کے ساتھ رنگ بدلتے اور ہوا میں جھومتے، نالیاں جن میں پانی ہلکے شور کے ساتھ بہتا، یہ سب بے زبان جاندار چیزیں جو کسان کی زندگی میں رچ بس کر اس کا حصہ بن جاتی ہیں، پیچھے رہ گئی تھیں۔ اب سیدھے سیدھے عقل کھرے مکان تھے جن کی اپنی حد بندی تھی اور بالکل واضح اور متعین عمودی لکیریں اور متوازی لکیریں جو علیحدگی کو ظاہر کرتی تھیں۔ درختوں سے محروم بدرنگ فضا میں دھوپ چلچلاتی اور صاف ستھرے مکان اجاڑ معلوم ہوتے جن کی اپنی اپنی چھتیں تھیں، اپنے اپنے صحن تھے، اپنی اپنی زندگیاں تھیں۔ جب وہ راستے میں ملتے تو کسانوں کے اکھڑ دوستانہ لہجے میں ایک دوسرے کا حال پوچھتے، پر دلوں کی ہمسائیگی ختم ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے اپنے خول نما گھروں میں واپس آ جاتے، اپنی اپنی منفرد دنیا میں مستقل بدلتی ہوئی زندگی کی اذیت کے زیر اثر رہنے کے لیے۔ گاؤں کی وہ ایک دوسرے میں مدغم ہوتی ہوئی چھتیں اور حدیں، جہاں ہر کسی کو اپنی اپنی جائیداد پر فخر ہوتا اور جو لامحدود تھی، جس میں لا تعلقی نہ تھی،
साझे की सहन और साझे की दीवारें, मुंडेरें जिन पर हर कोई बैठ सकता था और जिनकी हर कोई मुरम्मत कर सकता था, टेढ़े मेढ़े घर जिनका पता ना चलता था कि कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर ख़त्म, मुड़ती मुड़ाती बेतरतीब गलियाँ, कहीं से चौड़ी कहीं से पतली और बीच में गंदे पानी की नाली, चलते चलते जिसमें पाँव फिसल कर जा पड़े और छींटे उड़कर टांगों को ख़राब कर दें। चलते चलते फिर एक गली अचानक ख़त्म हो जाए और आगे रास्ता बंद हो और वहाँ एक छप्पड़ हो और एक खंबा। अरे ये गली है या घर? अस्सलाम वालेकुम मासी, अल्लाह करम करे। दिलों की हमसायगी ख़त्म हो चुकी थी। अब वक्त मुकर्रर पर लोहे के औजारों और सीमेंट के मसाले और तपे हुए सुर्ख लोहे के साथ मिलकर काम करते रहो। एक ताल एक ताल, और वो बैल के साथ मिलकर बातें करने की खुशी। चमकती हुई स्याह नमदार आंखों वाला बैल जो रफ़ीक भी था और नौकर भी, जो खामोशी से सारी बातें सुनता और ज़िद भी करता था। गोबर के ढेर और चांदनी रातों में घंटियों की आवाज़, और जब कोई हमसाया गाय लेकर आता तो सारी दुनिया की मर्दानगी और गुरूर दिल में लेकर बैल को उठाते और गाय के पास ले जाते। मिलावट के बाद गाय वाला शुक्रिया अदा करता और बैल वाला अपने नर की कामयाबी पर उस का ठट्ठा करता और लुत्फ़ लेता। फिर खेतों में रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई फसल थी जिसमें नौखेज़ लड़की की रानाई और उठान होती थी। ये छोटी छोटी गैर अहम चीज़ें थीं जो ज़िंदगी का जुज़्व थीं, और जब ज़िंदगी का वो हिस्सा गुम हो गया तो उसकी तलाश एक घुला देने वाली, बीमार कर देने वाली बेकली बनकर उनके दिलों में बैठ गई थी। वो बीमार रूहों और मेहनती जिस्मों वाले तन्हा लोगों का ग्रोह था। दूसरा ग्रोह बड़े बड़े मकानों में रहने वालों का था। ये गुजरी हुई उम्रों वाले तजर्बाकार ज़िम्मेदार अफसर थे जो इस सारे मंजर को कंट्रोल करते थे। उनमें से कुछ निचले तबके में से उठे थे, कुछ ऊंचे तबके में से। बाज़ को मौजूदा पोजीशन तक पहुंचने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ी थी, लेकिन बाज़ आसानी से ऊपर आ गए थे। इस वक्त वो सब वजीह शख्सियतों और आसान रूहों वाले लोग थे। उनके घर मजबूत ज़िंदगियाँ महफूज और चेहरे मुतमईन थे। उनके तौर तरीक़ों में बाइख्तियार लोगों का बाज़ारीपन था। ये लोग लाताल्लुकी के साथ अपना काम करते थे और अपनी रोज़ाना की ग़ज़ा अपने बच्चों और घर के सामने वाले बाग में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। वो उम्र की उस मंजिल में थे जब मामूली सलाहियतों के इंसान की ज़िंदगी में जमूद और कनात आ जाती है। वो सन 30 के बाद उस हिंदुस्तान में रह रहे थे जब उधेड़ उम्र और बूढ़े हिंदुस्तानी अफसरों के लिए सबसे ज़्यादा इत्मीनान बख्श ख्याल ये था कि ज़िंदगी में उन्होंने एक बाइज़्ज़त मकाम हासिल कर लिया है और ओहदे में अपने कई साथियों से ज़्यादा तरक्की हासिल की है और उनके बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में तालीम पा रहे हैं। वो गैर दिलचस्प और एक हद तक खुद गर्ज लोग थे जो ऊंची गैर मुल्की सोसाइटी में कभी कभार एहसास कमतरी के हमरा जा सकते थे। मातहत तबके के जलसे जुलूसों और शादी ब्याहों में शदीद एहसास बरतरी के साथ शरीक होते थे, ब्रिज खेलते थे, ड्रेस सूट पहनते और अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। एक दरमियाना और सबसे ज़्यादा दिलचस्प ग्रोह नौजवान अफसरों का था। उनमें से ज़्यादातर गैर शादीशुदा और नए नए दरसगाहों से निकल कर आ रहे थे। सब के सब बेहद चुस्त, मुस्तैद और सेहतमंद नौजवान थे। उनमें अक्सरियत ऐसे नौजवानों की थी जो निचले मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे। ऐसे घराने जिनमें कोई पसे मंज़र, कोई रवायात नहीं होती, जो फ़कत ज़िंदा रहने और अपने कुंबों को पालने की जिद्दोजहद ही में ज़िंदगियां गुजार देते हैं। इन नौजवानों की रूहानी हालत खस्ता थी, लेकिन उनके पास चंद ख्वाब थे जिनको पूरा करने की खातिर वो हमतन मसरूफ़ रहते थे। उनमें से चंद एक को महकमा सनत की तरफ से कुछ अरसे के लिए यूरोप भी भेजा जा चुका था और उनके लिए ख़यालात ख़ासे तरक्की याफ्ता थे। ये खुश लिबास लोग थे और उनके कमरों में सफाई का अंसर नुमाया था। हर एक शय मौजू जगह पर धरी थी और बाकायदगी से सफाई की जाती थी, जिसकी वजह से हर चीज़ चमक रही थी। ड्रेसिंग टेबल और किताबों की मेज़ सबसे ज़्यादा नुमाया जगह पर थी, जिन पर कमरे में दाखिल होने वाले की नज़र सबसे पहले पड़ती थी। बिस्तर और मेज़ का लैंप कम नुमाया जगह पर था। जूते एक कोने में निस्फ पोशीदा, जिनको रोज़ का आने वाले या देर तक बैठा रहने वाले देख सकते थे। कपड़े कहीं नज़र ना आते थे जो या तो बिस्तर के नीचे ट्रंक में बंद थे या अलमारियों और गुसल खानों में टंगे हुए थे। किताबों के गिर्द पोश मजबूत और खुशनुमा थे
اور ہر روز جھاڑ پونچھ کر کے رکھے جاتے تھے۔ انہیں بہت ترتیب کے ساتھ سائز وار سجایا گیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا قد آدم آئینہ اس زاویے پر موڑا گیا تھا کہ کتابوں کی قطاریں اس میں دکھائی دیں۔ کتابوں کی اندرونی حالت خستہ تھی کیونکہ انہیں پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہ تھا، کوئی خواہش نہ تھی۔ بعض کتابوں کو اندر سے دیمک چاٹ گئی تھی اور وہ کھوکھلی اور ہلکی ہو گئی تھیں۔ یہ محض اتفاق تھا کہ ان نوجوانوں اور ان کی کتابوں کے وجود میں دردناک حد تک مشابہت تھی۔ یہ بات نہیں کہ ان کے پاس فالتو وقت نہ تھا، لیکن ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ماضی کے گھٹیا پن سے خوفزدہ تھے اور کسی صورت بھی اپنے آپ کو اس سے منسلک نہ رکھنا چاہتے تھے۔ عمر میں پہلی مرتبہ انہوں نے معاشی آزادی حاصل کی تھی۔ معاشی سہولت کے ساتھ انہیں جسمانی طمانینت میسر آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی تجسس اور اضطراب ختم ہو گیا تھا۔ ان کی روحیں آسان ہو رہی تھیں۔ زندگی کا راستہ سیدھا اور بے خطر تھا جس پر ان کو بڑھے جانا تھا، بے سمجھ سرگرمی کے ساتھ۔ ان کے آئیڈیل وہ افسر تھے جو ان سے فقط ایک درجہ اوپر تھے۔ ان کی نظر میں یہ وہ لوگ تھے جو اپنی پوزیشن کے اہل تھے اور جو زندگی میں کامیاب رہے تھے۔ ان کی تقلید میں یہ نوجوان ان کی عملی کامیابی، ان کا احساس کمتری و برتری، ان کا بازاری پن اور خود غرضی اور ان کی دانائی حاصل کر رہے تھے۔ یہ اپنے وجود کو اس سطح پر مکمل طور پر خوش تھے جہاں زندگی کے مشکل تر مراحل میں سے گزرے بغیر منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ خوش باش لوگ تھے۔ ان کی مجلسی زندگی میں یکسر تبدیلی آ چکی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر جنہوں نے ابتدائی عمر میں یا درسگاہوں میں یا ادنیٰ عادات اور تربیت پائی تھی، اب تہذیب یافتہ ہوتے جا رہے تھے۔ تہذیب اور اخلاق کا ان کے پاس ایک بالکل نیا تصور تھا جو ان کے لیے بہت خوش کن تھا۔ ایک چھوٹے سے کلب میں وہ اکثر شاموں کو اکٹھے ہوتے، تاش کھیلتے اور گپیں مارتے۔ وہاں پر وہ کبھی کسی ملک، سیاسی یا معاشرتی مسئلے پر بہت زیادہ سنجیدہ یا جوش کے ساتھ بحث کرتے ہوئے نہ سنے گئے تھے۔ ضبط و اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا یا غیر ضروری طور پر گرم جوشی کا اظہار کرنا ادنیٰ تربیت کو ظاہر کرتا تھا، چنانچہ سخت ناگوار تھا۔ وہ یہ کبھی برداشت نہ کر سکتے تھے کہ غیر تہذیب یافتہ کہلائیں، چاہے اس کی قیمت ان کو نفرتوں یا اور لمبی لمبی شخصی قدورتوں کی شکل ہی میں کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ وہ ایک بہتر زندگی میں داخل ہو رہے تھے جہاں خارجی زندگی بے فکر اور آسان تھی، راستہ بے خطر اور پر آسائش تھا، لیکن شخصی زندگی میں قدم قدم پر دھچکے اور دل شکن انکشافات، ضبط اور کبر نفس تھا۔ اس نے ان نوجوانوں کو مغرور اور زود رنج بنا دیا تھا۔ وہ ایک ایسے نئے چمکدار جوتے کی طرح تھے، پہلے ہی روز کسی حادثے کی وجہ سے جس کے ٹانکے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور پہننے والے کو ہمیشہ اسے احتیاط اور میانہ روی سے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ملک کے حالات یا عوامی جذبات سے کسی کو کوئی دلچسپی نہ تھی، کوئی خواہش نہ تھی۔ ان کا فالتو وقت زیادہ تر باتیں کرنے میں گزرتا، ہلکی پر اخلاق خوش کن باتیں، افواہیں، پر مذاق گپیں جن سے خود اطمینانی کا احساس پیدا ہوتا، لڑکیوں کی باتیں جو نہایت غیر شخصی اور ہلکے طنزیہ انداز میں کی جاتیں۔ ذاتی باتیں کوئی نہ کرتا اور ذاتیات میں دلچسپی کوئی نہ لیتا۔ اگر کوئی ذاتی مسئلہ پیش کرنا بھی چاہتا تو اس خیال سے رک جاتا کہ کہیں سننے والوں کی طبیعت پر بار نہ گزرے۔ ماحول میں ان کا ایک ہلکا پھلکا بے تاثر وجود تھا، جسے بجلی کے وہ کھمبے جن پر ابھی تار نہ لگائے گئے ہوتے ہیں، ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان اکا دکا چمکتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، خشک اور بے جان۔ عملی زندگی میں اور زیادہ تصادم تھا۔ کاریگروں اور مزدوروں کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ انہیں برتری حاصل تھی، چنانچہ ان سے الگ تھلگ رہنا ضروری تھا۔ افسروں کی طرف سے ان کی بہت کم حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، کبھی کبھار رسمی دعوتوں میں گھروں پر مدعو کر لیے گئے اور بس ان کے لیے مسرور ترین دن وہ ہوتا جس روز وہ کسی افسر کے ساتھ چند منٹ کے لیے ذاتی نوعیت کی گفتگو کرنے کا موقع نکال لیتے۔ اس طرح وہ ایک دردناک علیحدگی میں جا پڑے تھے، لیکن یہ علیحدگی ان کے لیے اذیت ناک نہ تھی بلکہ ان کی خود پسند اور زود رنج طبع کی خوراک بن گئی تھی۔ آپس میں بھی ان کے تعلقات بڑے دلچسپ تھے۔
जिनको वो अपने से ज़्यादा काबिल और होशियार समझते, उनके साथ दोस्ती करने से कतराते और हासिदाना एहतराम के साथ उनसे मिलते। ज़्यादातर उनसे बेतकल्लुफ़ होते, जिनको अपने से कमतर, बेज़रर और बेवकूफ़ समझते। एक बेरूह मादी ज़िंदगी के कवायद ने उन्हें औरतों से ज़्यादा हासिद बना दिया था। यूँ हर छोटे बड़े के साथ उनका बर्ताव बेहद पुरअख़लाक़ था। तेज सफ़ेद धूप थी जिससे आंखें दुखने लगी थीं और ज़मीन बेरंग और कमज़ोर हो जाती है, और कौवे पानी के नलों पर बैठे रहते हैं हत्ता कि लोग उनके करीब से गुज़र जाते हैं, और मौसम की शिद्दत में परिंदे और इंसान के कुदरती अनाथ का एहसास ना होने के बराबर रह जाता है। ये मई का मौसम था, नंगे बेरंग खेतों का मौसम। तवील मैदान को पार करके अली नौ तामीर कमरे में दाखिल हुआ। कड़ी धूप में से गुजर कर आने के बाद खुनक दीवारों और ताज़ा प्लस्तर की बू उसे खुशगवार मालूम हुई। उसने लंबा पुरसुकून सांस लिया और हवा की नमी को हलक में महसूस किया। कमरे के वसत में खड़े खड़े उसने खुशी और सुकून के साथ बेमुदा चारों तरफ देखा। उसके मैदे की जलन अब कम हो गई थी और वो आसानी के साथ अपने वज़न को संभाले हुए खड़ा था। कमरे की दीवारों पर नरम रोशनी थी जो आंखों को अच्छी लगती थी। फर्श पर जगह जगह टूटी हुई ईंटें, घुला हुआ प्लस्तर, लकड़ी के छोटे बड़े टुकड़े पड़े थे। दो एक जगह तरखानों के औजार और लकड़ी का सामान बिखरा था। कमरे में सवाए अली और एक दूसरे शख्स के, जो कोने में बैठा खा रहा था, और कोई ना था। उसने कमरा पार करके औजार फर्श पर रखे और हाथ बढ़ाकर खिड़की खोल दी। लू और धूप का सैलाब कमरे के साथ खिड़की के रास्ते बाहर का सारा मंजर कमरे में आ गया। तवील और चटियल मैदान और उसे तेज़ तेज़ पार करते हुए इक्का दुक्का मजदूर और कारीगर, जिनके सरों और कंधों पर सूरज चमक रहा था। परे फैक्ट्री की इमारत, जिसके बरामदों में बैठे वो खाना खा रहे थे और पसीने पोंछ रहे थे। सारा काम एकदम थम गया था। ये खाने का और खामोशी का वक्फा था। इसे बंद कर दो, दूसरे शख्स ने बेताल्लुक लेकिन कतई लहजे में कहा। अली ने खिड़की बंद कर दी। बाहर का नज़ारा वापस चला गया। वो हथेलियों से आंखों को ढांप कर फर्श पर बैठ गया। बंद आंखों के सन्नाटे में देखते हुए थोड़ी देर के लिए उसने अपने आप को महफूज और आसूदा महसूस किया। फिर उसने हाथ हटाए और आंखें झपकने लगा। वो उसकी तरफ आधी पुश्त मोड़कर बैठा हुआ काहली से खा रहा था। पुश्त स्याह और चौड़ी थी और गोश्त की कमी के बायस कंधों की मजबूत हड्डियां दिखाई दे रही थीं। उसका जबड़ा बहुत लंबा और भारी था और जुगाली करते हुए बैल की तरह हिल रहा था। अली खामोशी से बैठा उस गैर इंसानी जबड़े को काम करते हुए देखता रहा। उसे देखते हुए अली को कुव्वत का एहसास हुआ। सख्त खुराक टूट कर, पिस कर, ज़रात में तब्दील होकर लुआब बनकर गले से उतर रही थी, और जबड़ा काहली से लेकिन मशीनी बाकायदगी और कुव्वत के साथ चल रहा था। खाना ख़त्म करके वो मुड़ा। लो, उसने बची हुई रोटी अली की तरफ बढ़ाई। मुझे भूख नहीं, अली ने कहा। वो ताज्जुब से हंसा और रोटी का टुकड़ा कुत्ते के आगे फेंक दिया। आदमी का हलक पहले है, खैर, वो खाने की पोटली बांधता हुआ बोला। क्यों? अली ने पूछा। उसने सर उठाया और एक सादा अहमकाना हंसी उसके चेहरे पर फैल गई। अली ने उसे पहली दफ़ा देखा था, लेकिन उसका बेतकल्लुफ़ हमदर्दी का रवैया उसके जी को अच्छा लगा। वो उठकर उसके पास जा बैठा। वो पोटली के साथ होंठ साफ कर रहा था। वो उधेड़ उम्र का मजबूत चेहरा और सादा आंखों वाला शख्स था। उसके स्याह पट्टेदार जिस्म से मुशक्क़त की आफतों का इजहार होता था। अली दीवार से टेक लगाकर कमरे में देखने लगा। वो दिल में सुन महसूस कर रहा था और खुश था। मैं हर रोज़ नए बने हुए कमरों में आ जाता हूँ, उसने कहा। क्यों? गर्मी से बचने के लिए। आह! उधेड़ शख्स के होंठों से मुख्तसर और बेख्तियार उबलती हुई हंसी निकली। अजीब बात है, अजब। अली उसको देखता रहा। आह! वो फिर हंसा। जब कमरे बनने बंद हो जाएंगे फिर अली सोचने लगा, फिर तो जाड़े आ जाएंगे। उसके मुंह से वही मुख्तसर उबलती हुई हंसी निकली। ऐसी हंसी पक्की उम्र के जाहिल मेहनतकश लोगों के लिए गैर मामूली बात थी। ये अच्छे दिल का आदमी है, अली ने सोचा। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजब, उसने दोहराया। क्या? इस पिल्ले को मैं रोज़ रोटी देता हूँ, पर एक रोज़ मैं चला जाऊँगा तो फिर कहाँ? घर, अली ने हैरानगी से दोहराया। फिर उसने दीवार के साथ टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं और ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। मैं घर नहीं गया,
इस बार पिल्ला आकर उसके पाँव चाटने लगा। उसने आंखें बंद रखीं और याद किया कि इस दफ़ा फसल के मौके पर उसको छुट्टी ना मिली थी और घर पर कोई मर्द ना था, और उसे इत्तला मिली थी कि काटने वालों ने उसकी माँओं को बहुत कम हिस्सा दिया था। उसके मैदे में फिर हलचल उठी। उधेड़ उम्र शख्स गौर से उस नौजवान आदमी को देख रहा था जिसकी आंखों के नीचे घड़े पड़े हुए थे और रुखसारों की हड्डियां नुमायां हो गई थीं, मगर जिसके चेहरे पर अभी तक नौजवानी का बांकपन था। उसने आहिस्ता से अली को कंधे पर छुआ। तुम बीमार हो? मैं नहीं, अली ने घबराकर आंखें खोल दी। मैंने बहुत से किसानों को बीमार देखा है आजकल। मैं किसान नहीं हूँ, अली ने कहा। किसान बीमार नहीं होता, उसे बीमारी रास नहीं आती। जब वो बीमार होता है तो मर जाता है, पर पता नहीं। उसने फिक्रमंदी से हाथ फैलाए। इतनी ज़्यादा मुर्दनी शक्ल से तो तुम किसान ही दिखाई देते हो। मैं मिस्त्री हूँ। वो बेयकीनी से हंसा। फिर भी तुम्हारी उम्र में ये तरद्दुद। अली बाहर देखने लगा। धूप की सफ़ेद चादर मैदान में फैली हुई थी। उसने आंखों पर हाथ का साया कर लिया। तुम सूरज में नहीं देख सकते? दूसरे शख्स ने पूछा। तुम कहाँ काम कर रहे हो? अली ने पूछा। पीछे दरवाजे पर। क्या कर रहे हो? खोद रहे हैं, बिजली के लिए। तुम्हारे जिस्म खोदने के लिए अच्छा है, अली ने उसे तारीफ़ी नज़रों से देखते हुए कहा। उसने मुंह में हंसकर कोई जवाब ना दिया, लेकिन अली बाहर धूप में और अंदर कमरे की लकड़ी और ईंटों के बिखरे हुए टुकड़ों को देख रहा था। थोड़ी देर के बाद दूसरा शख्स ने टांगें समेटी और बेलचा कंधे पर रखकर उठ खड़ा हुआ। फिर भी इस उम्र में ये तरद्दुद, खुराक ज़्यादा कर दो, खुराक। उसने बेलचे के दस्ते के सिरे पर पोटली बांधी और बाहर निकल गया। उसकी पुश्त चौड़ी थी और उसमें हल्का सा खम था। वो थके हुए कदमों से चल रहा था, अकेला। बेलचे के सिरे पर खाली पोटली हिल रही थी। कुत्ता कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे गया, फिर वापस आ गया। जब मैदान के सिरे पर वो मुड़कर ओझल हो गया तो अली, जो खाली खाली नज़रों से उसे तक रहा था, अचानक बेचैन हो गया। वो अब पूरे तौर पर उसके जहन में आ गया था। झुकी हुई चौड़ी पुश्त पर उसकी सादा खुशकुन मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसका जी चाहा कि फिर उसको देखे। वो उठकर खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ, जो लू के जोर से खुल गई थी। वो अब भी जा रहा था, उसी भारी थकी हुई चाल के साथ। बेलचे का सिरा और खाली पोटली सर से ऊपर निकले हुए थी। अली देर तक मुतलाशी नज़रों से देखता रहा, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था और सूरज उसके कंधों पर चमक रहा था। दूर से उसकी धीमी मुस्तकिल चाल का नज़ारा देखने वाले में थकन पैदा करता था। अली खिड़की से हट गया। वो इस कदर अकेला था, तन्हा। ये हैरान कुन ख्याल पहली दफ़ा उसके दिल में पैदा हुआ था। अब मैदान में बहुत से लोग भर आए थे, जो मुख्तलिफ सिमतों में आ जा रहे थे। उनमें से किसी को काम की जल्दी ना थी। वो महज सूरज की सख्ती की वजह से तेज़ तेज़ चल रहे थे। जब वो ठंडे कमरों और सायादार जगहों में अपने अपने काम पर पहुँचते तो बेमुद्दा खला में घूरते, औजारों को बेदिली से उठाते और रखते और काम शुरू करने के बहाने ढूंढते रहते। दोपहर के खाने के बाद जो काहली और सुस्ताने की ख्वाहिश जिस्म में कब्ज़ा कर लेती है, उसके ज़ेरे असर वो थोड़ी देर के लिए बेकार हो जाता है। कमरे और कमरे के बाहर खामोशी का खला का सहर टूट चुका था। अली के चारों तरफ लोग घूम रहे थे और वो ऊंची सुस्त आवाज़ों में बातें कर रहे थे। खिड़की के करीब खड़े खड़े उसने बारी बारी सबको देखा। वाज़े तौर पर सबकी मौजूदगी को अलग अलग महसूस किया। खुद उनके वजूद से बेताल्लुक़ रहा। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने महसूस किया कि वो खुद बाहर के नज़ारे में शामिल था और खिड़की के बाहर खड़ा कमरे में देख रहा था। ये हैरान कुन महसूसात का दिन था। वजूद और एहसासात का ये आलम उसकी समझ से बालातर था। बंद कर दे, इसे बंद कर दो, चंद आवाज़ें आईं। अली ने झुककर औजार उठाए और बाहर निकल गया। पीछे कमरे में किसी ने गाली दी और पटाख से खिड़की बंद कर दी। मैदान में सूरज की चमक के साथ साथ ख्वाब का वो आलम तेज़ी से गुजर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके मैदे में मखसूस जलन बढ़नी शुरू हो गई। वो इस बड़े हाल में दाखिल हुआ जहाँ वो काम कर रहे थे। हाल खुश्क और तपा हुआ था और बेकवाड़ खिड़कियों में से धूप अंदर आ रही थी। लंबाई के रुख छोटे छोटे चबूतरों पर तकलों की मोटरें नस्ब की जा रही थीं। वो अपने चबूतरे के पास रुक कर आध कसे काबले को देखने लगा, जिसको वो छोड़कर गया था।
اس کے آگے اور پیچھے تمام لوگ کام شروع کر چکے تھے۔ دھات کے ٹکرانے اور ایک ساتھ مل کر زور لگاتے ہوئے خلاصوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ چبوترے پر بیٹھ کر کابلہ کسنے لگا۔ چابی گھماتے گھماتے اس نے کسے ہوئے کابلوں کو گنا۔ صرف 15 تھے۔ یہ اس کا اس وقت تک کا کام تھا۔ شام سے پہلے پہلے اسے 40 کابلے کسنا تھے۔ وہ تیزی سے چابی گھمانے لگا۔ فٹر نے دور سے علی کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور موٹے موٹے کھردرے ہاتھ لٹکا کر چلتا ہوا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ کتنے ہوئے؟ علی اس کی کرخت آواز سے مانوس تھا۔ 15 استاد، اس نے کہا۔ 15؟ فٹر چیخا۔ 15، علی نے ڈھٹائی سے دہرایا۔ فٹر نے مایوسی سے ہاتھ پھیلائے۔ اس کا مصنوعی غصہ غائب ہو چکا تھا۔ تو لاہور کا لونڈا ہے؟ لعنت ہے، تو اپنے باپ پر حرف بد لایا ہے۔ تجھ سے تو یہ چماڑ کا لونڈا اچھا ہے جس نے اپنے خاندان کا نام اونچا کیا ہے۔ وہ اگلے چبوترے کے پاس سے گزرتے ہوئے چماڑ کے لونڈے کی پسلیوں میں انگوٹھا چبو کر بولا۔ لڑکا جو نو عمر اور تازہ وارد تھا سرخ ہو گیا اور دانت نکال کر ہنسنے لگا۔ علی مشین کی اسی تیزی اور باقاعدگی سے کابلے کستا رہا اور آہستہ آہستہ اس کے سینے کی سوزش بڑھتی گئی۔ جب 32 کابلے ہو گئے تو اس نے سر اٹھایا۔ 4 موٹریں چھوڑ کر ایک لونڈا فٹر کی ٹانگوں سے چمٹا ہوا تھا۔ اس وقت وہ استاد کی پتلون اتارنے کی فکر میں تھا جو کہ ان سب کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے اس کی ٹانگوں پر ہاتھ رکھ کر اصرار کرتے جاتے اور فٹر سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے آگے آگے چلنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس طرح وہ اس کی پتلون نیچے گرانے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس وقت وہ لڑکا بہانے خوری سے مسکین سی شکل بنائے منتیں کر رہا تھا اور استاد اس سے ٹانگیں چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پتلون لونڈے کے ہاتھوں میں آ گئی جسے وہ نیچے گرا کر سر پٹ بھاگا۔ فٹر اونچی آواز میں گالیاں دینے اور پتلون کسنے لگا۔ سب اپنے اپنے منہ قمیضوں میں چھپا کر ہنسنے لگے۔ علی کو اپنی ہنسی کی آواز سینے کی دیواروں کے ساتھ بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب فٹر چکر لگاتا ہوا وہاں سے گزرا تو وہ چابی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چائے پینے جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ ابھی تو آئے تھے؟ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ فٹر نے شاید پہلی دفعہ اسے غور سے دیکھا اور چونک پڑا۔ علی، اس نے آہستہ سے اسے کندھے پر چھوا۔ کیا بات ہے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تم رات کو سوئے نہیں؟ مجھے بھوک لگی ہے، علی نے دہرایا۔ جاؤ، اس نے دوبارہ اضطراب سے علی کے کندھے کو چھوا۔ آرام کرو، جاؤ۔ باہر نکلتے ہوئے اس کی بھوک غائب ہو گئی۔ میدان میں دھوپ کا رنگ پھیکا پڑ رہا تھا اور اندر سے اٹھنے والے شور کے باوجود باہر گرما کی دوپہر کا سناٹا اور جمود قائم تھا۔ لوہے کی پائپوں اور بند مشینری کے کریٹوں کے پاس سے گزر کر وہ کینٹین کی سیڑھیاں چڑھا۔ ایک چائے دے دو، اس نے کنکریٹ کے کاؤنٹر پر جھک کر کہا۔ بیٹھ جاؤ علی، بڑی گرمی پڑ رہی ہے، کینٹین والے ادھیڑ عمر کمزور شخص نے کہا۔ ہاں، وہ بینچ پر بیٹھ گیا۔ کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک چل رہا ہے، علی نے چائے کی سرخی لی۔ اتنے سال ہو گئے ہیں، کینٹین والے نے مایوسی سے کہا۔ کب تک چلے گا؟ کیا فیکٹری بن ہی نہیں پاتی؟ گرمی سے گھبرائی ہوئی چند چڑیاں کمرے میں چکر لگا رہی تھیں۔ وہ پھر بولا۔ تمہارا کوئی بچہ ہے؟ علی نے نفی میں سر ہلایا۔ کے سال ہوئے؟ پتہ نہیں۔ پتہ نہیں؟ ادھیڑ عمر کا کمزور شخص منہ کھول کر ہنسا۔ علی نے سرخ آنکھیں نکال کر اسے دیکھا اور چائے کا آخری گھونٹ حلق میں اتار کر باہر نکل گیا۔ یہ گوار لوگ جو بھوکے مرتے ہوئے کام کی تلاش میں آتے ہیں، کینٹین والے نے علی کے پیچھے دیکھتے ہوئے ایک اور گاہک سے کہنا شروع کیا۔ لوہے کے پائپوں اور مشینری کے کریٹوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کان میں دور سے خلاصیوں کے گروہ کی دھیمی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ بے دلی سے قدم رکھتا ہوا وہ اپنے چبوترے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ زیادہ تر لوگ کام چھوڑ کر چبوتروں کے پیچھے چھپ کر بیٹھے ہوئے گپیں مار رہے تھے۔ استاد دوسری لائن کے فٹر کے پاس بیٹھا چھوٹا سا جیبی حقہ پی رہا تھا۔ چند ایک محض آواز پیدا کرنے کے لیے دھات سے دھات ٹکرا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ خلاصیوں کا ایک گروہ بھاری موٹر کو رسے سے باندھ کر اندر لا رہا تھا۔ بولی دینے والے کی آواز خواب آلود تھی۔ پھر خلاصیوں کی آوازیں اچانک تیز ہو گئیں۔ دونوں فٹر گھبرا کر اٹھے اور حقہ جیب میں ڈال کر قطاروں کے بیچ دوڑنے لگے۔ مزدور اور کاریگر اپنے اپنے اوزاروں کی طرف لپکے۔ کام کا شور ایک دم بڑھ گیا۔ دروازے میں سے سرخ چہرے والا بوڑھا انگریز انجینئر داخل ہوا۔ وہ ہر وقت آگ بگولا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تھگنا فورمین تھا۔ چھوٹا سا گنجا سر سانپ کی طرح تیزی سے چاروں طرف گھما کر چلتا ہوا وہ اندر آیا۔ ہے
कर फिटरों को पास बुलाया और हॉल के वसत में रुक कर काम का जायज़ा लेने लगा। फिर फोरमैन को मुखातिब करके उसने फिटरों के सर के ऊपर बाजू चलाए और नामुकम्मल काम की तरफ इशारा करके 5 मिनट तक तेज़ खुश्क आवाज़ में चीखता और गुस्से से नाचता रहा। मोटरों के पास से गुजरते हुए उसने एक लड़के के चौथड़ों पर बूट की ठोक मारी और चीखा, जल्दी करो। लड़के ने चबूतरे का सहारा लेकर आहिस्ता से गाड़ी दी। अली बाजू लटकाए अपनी जगह पर खड़ा रहा हत्ता कि बुढ़ा अंग्रेज़ उसी तरह चीखता हुआ उसके पास से गुजर गया। उसने खामोशी से दांत पीसे। कुछ देर काम में तेज़ी से होता रहा। फिर नौजवान इंजीनियर मजीद दाखिल हुआ। उसका कद लंबा और रंग सांवला था। अंग्रेज़ी लहजे में है करके उसने फिटरों को बुलाया। चंद मिनट तक बाजुओं को तेज़ी से हवा में हरकत देता और चीखता रहा। फिर कोहनियाँ बाहर निकाल कर चलता हुआ निकल गया। उसके लबों पर हल्की सी इत्मीनान बख्श फातिहाना मुस्कुराहट थी। कुछ देर के बाद दोनों फिटर फिर हुक्का पी रहे थे और लौंडे चबूतरों के पीछे छुपे गप्पे मार रहे थे। औजारों को वहीं छोड़कर अली बाहर निकल आया। मैदे की जलन की जगह अब एक धीमी मुस्तकिल शदीद बेदिली और बदमज़गी ने ले ली थी। एक ऐसी कैफियत जो आसानी से सहारी ना जा सकने के अलावा आसानी से बयान भी नहीं की जा सकती। मैदान को पार करते हुए उसे एक अजीबोगरीब ख्याल आया कि जैसे वो उखड़े हुए नौजवान दरख्तों के साए में सुस्ता रहा है और दरख्त रोज़ बरोज़ खुश्क होते जा रहे हैं। धूप में सर झुकाकर वो अकेला चलता रहा। दोपहर जर्द पड़ चुकी थी लेकिन आसमान अभी गर्म और मटियाला था। चीलें ऊपर चली गई थीं और दूर से उनकी चीखों की आवाज़ दोपहर के आखिरी सन्नाटे को सुनसान बना रही थी। कौवे जो दरख्तों और दीवारों के परिंद हैं, साए में पानी की टूटियों के गिर्द चौकस बैठे थे, जबकि अली कड़ी मुस्तकिल चाल से उनके करीब से गुजरता जा रहा था। कहीं कहीं बच्चे जिनके वालिदैन मसरूफ़ और लापरवाह थे, कौवों की तरह दीवारों के साए में बैठे आहिस्ता आहिस्ता खेल रहे थे। कभी कभी कोई बच्चा उस अकेले जाते हुए शख्स को पहचान कर उंगली से इशारा करता, वो अली है, और फिर खेलने लगता। दरवाजे और खिड़कियां बंद करके आयशा सो रही थी। उसके गाल और छातियां पसीने से तर थीं और ज़रा से खुले हुए मुंह में से खराटों की आवाज़ें आ रही थीं। अली दरवाजे में खड़ा आशना लाताल्लुक़ नज़रों से उसको देखता रहा। फिर उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। आयशा उठी। आज तुम दोपहर को नहीं आए? वो आंखें मलती हुई उठ खड़ी हुई। वो छरेरे बदन की लंबी सी लड़की थी जिसका रंग गंदमी और जिल्द सेहतमंद थी। मैं बैठी इंतज़ार करती रही, फिर पता नहीं कब सो गई। बड़ी गर्मी लग रही थी। तुम खाना खा लिया? सब तो आए थे, आज तुमको बड़ा काम था। मैंने रहीम से पूछा तो उसने कहा कि उसने तुम्हें उधर आते देखा था। फिर तुम कहाँ चले गए? एक मुर्गी को कालू उठाकर ले गया। कालू का बच्चा। बिल्ला, तुम इसे मार क्यों नहीं देते? पता है, इन गर्मियों में हमने एक बिल्ला मारा था गाँव में, जब रोशन आगा के कुत्ते। मुझे खाने दो, अली ने झुल्ला कर कहा। वो बातें करती हुई कमरे से निकल गई। तुम नहा लो तो अच्छा है, खा कर नहाओगे तो गरम सर्द हो जाओगे। खाना तो मैंने तैयार कर दिया है। जब एक पहर दिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ भुनभुनाहट में तब्दील हो गई। अली खाली खाली नज़रों से दीवारों को देखता हुआ चारपाई पर बैठ गया। जब वो खाना ले आई तो उसने पाँव ऊपर खींचकर टांगें समेटी और खाने लगा। मक्खियाँ टिड्डी की तरह आती हैं, आयशा मक्खियाँ उड़ाते हुए बोली। टिड्डी यहाँ कभी नहीं देखी। शादी से पहले साल जब मैं रोशनपुर आई तो कितनी टिड्डी आई थी। गांव की सारी लड़कियाँ टिड्डी पकड़ने को निकल आई थीं और सारे मर्द फसलों में घुसकर शोर मचा रहे थे। और हमें देखकर तुम खेत से निकल आए थे और तुमने मुझसे कहा था टिड्डी मत खाना, औरतों के लिए ये अच्छी नहीं होती, बस मर्द के लिए अच्छी होती है। उस वक्त मैं रावल की मांग थी। उसने हमें बातें करते हुए देख लिया था। रावल आजकल कहाँ हैं? आज बारिश आएगी। आसमान तप रहा है और चीलों की आवाज़ तुमने सुनी, पानी मांग रही हैं। दूर ऊपर वो देखो। आज करेले अच्छे नहीं हैं, आज पुदीना नहीं था। रहीम के बेटे के पेट में मरोड़ उठा था, वो सारा तोड़ कर ले गया। तुमने ही कहा था रहीम के घर से जो कुछ मांगे दे दो। आज मक्खियाँ भी ज़्यादा हैं। सवेरे कुछ लोग आए थे जो मस्जिद के लिए चंदा जमा कर रहे थे। मैंने अंदर से कुंडी लगाकर मुकर कर लिया। अली ने खाना खाते हुए दिल में उसे गंदी सी गाली दी। देर तक वो दरवाज़ा तोड़ते रहे, फिर चले गए। हम कोई मस्जिद में जाते हैं जो चंदा दें। कालू के पीछे मैं भागी थी मगर वो तेज़ निकला। मैं कितना तेज़ भागती तुम्हें याद है?
میرا جی گاؤں جانے کو کرتا ہے، یہاں پر چڑیاں نہیں ہوتی ہیں۔ علی کو بھوک نہ تھی مگر کھائے جا رہا تھا، ہر ایک نوالے کو چبا کر باریک لعاب بنا کر نگل رہا تھا۔ جب اس نے پانی پی کر برتن عائشہ کو پکڑائے تو بھی وہ باتیں کر رہی تھی۔ وہ ایک بے تمیز کسان لڑکی تھی جس کی زندگی کی واحد خواہش اپنے مرد کو خوش رکھنا تھا۔ اسی قوی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسے باتیں کرنے کے سوا کچھ نہ آتا تھا۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو علی چارپائی پر لیٹا چھت کو تک رہا تھا۔ وہ پھر باتیں کرنے لگی۔ دروازہ بند کر دے، یہ روشنی۔ علی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، بولتے بولتے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ بک بک بند کر، ادھر آ، علی نے کہا۔ وہ گوار عورتوں کی طرح آ کر اس کے پاس بے سدھ لیٹ گئی۔ علی اس کی لمبی گول ران پر ہاتھ رکھے لیٹا رہا، انتظار کرتا رہا۔ پھر یکایک اندھیرے میں ہنسا اور اس پر جھک گیا۔ ہنسی کی آواز مصنوعی اور کھوکھلی تھی۔ بعد میں وہ دیر تک بے دم لیٹا ہوا چھت کو گھورتا رہا اور غنودگی آہستہ آہستہ اس پر طاری ہو گئی۔ اس کے اعصاب پرسکون تھے لیکن روح کی سوزش دب جانے کے باوجود قائم تھی۔ آج کا دن تیز جلن کا دن تھا۔ ایسے دن لمبے لمبے وقفوں پر آیا کرتے ہیں۔ اے لڑکوں، لڑکیاں ہیں، فٹر احمد نے دروازے میں رک کر کہا۔ پھر وہ مڑا اور ایک آنکھ بھینچ کر مسکرایا۔ کچھ لڑکیاں ہیں، اس نے دوبارہ کہا۔ سارے اسپننگ روم میں خاموش اضطراب پھیل گیا۔ بیزار چہروں پر رنگ آ گیا۔ مشتاق نظریں دروازے پر لگ گئیں۔ باہر فیکٹری کی فضا ہمیشہ کی طرح بے موسم اور گرد آلود تھی۔ ایک مزدور اوزار بجاتا ہوا تیز تیز میدان پار کر رہا تھا۔ اندر قطار در قطار چلتے ہوئے تکلوں پر کھڑے ہوئے مزدوروں میں یہ خبر آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ فضل نے ہمت کر کے اپنا تکلا چھوڑا اور دروازے میں جا کر سر باہر نکالا۔ فیکٹری کی گرد آلود فضا صاف ہو گئی تھی اور اس میں موسم کے رنگ نکھر آئے تھے۔ شوخ رنگوں کے اونی لبادے اور شعلیں اڑے۔ طالب علم لڑکیوں کا گروہ لاپرواہی سے چلتا ہوا اسپننگ روم کی طرف آ رہا تھا۔ سرما کی تیز ہوا میں ان کے لبادے اڑ رہے تھے اور سر پر بندھے ہوئے رنگین رومالوں میں سے نکلی ہوئی گھنے سیاہ بالوں کی لٹیں ان کے ماتھوں پر پھڑپھڑا رہی تھیں۔ وہ سب نوعمر صحت مند لڑکیاں تھیں اور کھلکھلا کر ہنس رہی تھیں۔ چند لمحے تک وہ دونوں دروازے میں کھڑے خوشگوار تحیر کے ساتھ انہیں دیکھتے رہے، پھر جلدی سے ہٹ آئے۔ واپسی پر فضل نے علی کے پاس وقفہ لیا۔ اس کے ایک زوردار ڈھپ سے علی اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ کیا ہے؟ اس نے گالی دے کر کہا۔ لڑکیاں آئی ہیں۔ فضل مکاری سے ہنستا ہوا اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا ہوا آگے چلا گیا۔ علی نے دوبارہ گالی دی۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان انجینئر جس نے لباس میں غیر معمولی اہتمام کر رکھا تھا بے حد اخلاق کے ساتھ آگے آگے چل رہا تھا۔ گروپ کے آخر میں دو لڑکیاں نوجوان کی چال ڈھال کی نقل اتار رہی تھیں۔ یہ تکلے ہیں، یہاں کپڑا بنا جاتا ہے۔ چرخے؟ ہاں، مشینی چرخے، انجینئر نے فخر سے مسکرا کر کہا۔ چرخا؟ شرارتی لڑکیوں میں سے ایک نے انجینئر کی طرف اشارہ کر کے اپنی ساتھی سے کہا۔ مشینی چرخا، دوسری نے زیر لب دہرایا اور ہونٹ دبا کر ہنسی۔ یہ کیا ہے؟ انجینئر نے جھپٹ کر بڑی لڑکی کی شال تکلے سے چھڑا لی۔ وہ لڑکی جو گروپ کی لیڈر معلوم ہوتی تھی اور سنجیدگی سے انجینئر کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی سب چیزیں دیکھ رہی تھی، اب حواس باختہ کھڑی پھٹی ہوئی شال کو اپنے ہاتھ میں مڑوڑ رہی تھی۔ محرک مشینری، انجینئر تنبیہاً ہاتھ ہوا میں ہلا کر پکارا۔ محرک مشینری کے نزدیک کوئی مت جائے، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اپنے آپ لبادوں کو ڈھیلا مت چھوڑیے، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور یہ انتہائی خطرناک ہے۔ بہرحال، اف اللہ کتنا شور ہے، ایک لڑکی نے کانوں پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ چرخے کے نزدیک مت جاؤ، پہلی شرارتی لڑکی نے کہا۔ چرخے کو ہاتھ مت لگاؤ، دوسری شرارتی لڑکی نے کہا۔ مشینری کے شور میں ان کی آواز زیادہ دور تک نہ جا سکی۔ وہ دو رویہ متحیر اور سادہ جھجک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مزدوروں کے بیچ بیچ یہ خوبصورت مجمع آگے بڑھتا گیا۔ ایک مزدور کے پاس رک کر انجینئر مصنوعی غصے سے چلایا، تکلا ادھر ہے، ادھر نہیں۔ مزدور کھسیانہ ہو کر مشین کو گھورنے لگا۔ چرخا ادھر ہے، ادھر نہیں، دونوں شرارتی لڑکیوں نے کہا۔ مستقل باتیں کرتا اور نیکٹائی کو چھوتا ہوا نوجوان انجینئر گروہ کے آگے آگے باہر نکل گیا۔ مزدوروں میں آہستہ آہستہ اضطراب پھیلنے لگا۔ پہلے وہ اپنی اپنی جگہوں پر پیر گھسیٹتے رہے، پھر دروازے کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ پہلے فٹر، پھر نائب فٹر، پھر تکلوں والے چھوٹے سے دروازے پر 10-12 سر اکٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے۔ اب سارا تحیر مٹ چکا تھا اور مسرور قوتیں بیدار ہو رہی تھیں۔
वो वहशियाना तौर पर हंस रहे थे, बेधड़क गालियां दे रहे थे और एक दूसरे की बगलों में सर देकर उछलने की कोशिशें कर रहे थे। खिलखिलाकर हंसती हुई लड़कियों का गिरोह आहिस्ता आहिस्ता मैदान पार कर रहा था। तेज़ सर्द हवा में उनके चेहरे सुर्ख हो रहे थे और उन्होंने अपने लिबादे कस कर लपेट रखे थे, जिनमें से उनके सेहतमंद जिस्मों का एक एक अज़्म मुतहर्रिक दिखाई दे रहा था। रुई के कमरे, सफाई के कमरे और खड्डियों के कमरे के दरवाजे इंसानी सरों से खचाखच भरे हुए थे। छोटा सा गंजा फोरमैन अक़बी दरवाजे से दाखिल हुआ और बहुत सी मशीनों को खाली पाकर सीखपा हो गया। भागता हुआ दूसरे दरवाजे पर पहुंचा और पिछले 2 मजदूरों के कंधों पर हाथ रखकर उछला। क्या है, क्या है, क्या हो रहा है, वो गरजा। पहले 2 मजदूर तेजी से अपनी अपनी जगह पर वापस पहुंच गए। अगले दोनों की पुश्त पर हाथ रखकर फोरमैन ने दोबारा ऊंची छलांग लगाई और ज़मीन पर आ रहा। सुअर, ये क्या हो रहा है? मशीनों को क्यों छोड़ा है? ये क्या तमाशा हो रहा है, हैं? मजदूर खिसिया कर वापस खिसकने लगे। फोरमैन उनके दरमियान उछलता रहा। जब फिटर उसकी नज़र बचाकर गुजरने लगा तो उसने इसे कॉलर से पकड़ा और उंगली हिला हिलाकर मलामत करने लगा। फिटर अहमकों की तरह हंसता रहा। जब फोरमैन चला गया तो मशीनों पर खड़े हुए इंसानों ने शोखी फिर ऊपर आ गई। सीधा उनके पीछे जा रहा है गंजा सुअर, एक मजदूर ने कहा। अली ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जाओ, अपनी जगह पर जाओ, फिटर उनके करीब आकर चीखा। अब उनको पका कर खाना चाहते हो? दोनों बुज़दिली से हंसते हुए वापस आ गए। फिटर जाकर दरवाजे में खड़ा हो गया। उसे नाचते हुए देखा था गंजे मस्खरे को? हाँ, अली हंसा। मेरे कंधे तक भी नहीं पहुंचता था। गंजे बोने को फजल ने ठट्ठा मारकर पूछा। वो और उसका बाप ऊपर तले खड़े हो जाएं तो पार कर जाऊं। चुप रह शेखी खोरे, पहला मजदूर जल कर बोला। हैं? फजल ललकारा। तुम खड़े घोड़े को पार कर सकते हो? दूसरे ने हकारत से कहा। ना होगा घोड़ा, ना करो तुम करोगे पार। तो आ जाओ। फजल ने चारों तरफ दीवारों पर ऊंची ऊंची नज़रें जमाईं। उस पर, इस पर। उसने एक ऊंची खिड़की की तरफ इशारा किया। आ जाओ। दोनों ने हंसते और गालियां देते हुए लंगोट कसने शुरू कर दिए। साथ साथ वो दरवाजे से बाहर भी देखते जा रहे थे। मैदान के दूसरे सिरे वाले हाल की खिड़कियों में से तालिब इल्मों के सर नज़र आ रहे थे। चलो, एक ने कहा। पहले तुम जाओ, दूसरे ने कहा। फजल ने एक निगाह बाहर की तरफ दौड़ाई और तेज़ी से भागा। जब दीवार चंद कदम पर रह गई तो उसने तेज़ रफ्तार की और दीवार पर पाँव मारकर छलांग लगाई और खिड़की पर हाथ टिका दिए। अब वो बाजुओं के सहारे लटक रहा था। शाबाश, खिड़की के करीब की मशीन वाला रान पर मुक्का मारकर चिल्लाया। फजल बाजुओं के ज़ोर पर आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हुआ। ज़रा सा उठकर रुका और नीचे आ गिरा। चंद सेकंड के बाद फिर उठा और नाकाम रहा। इस दफ़ा वो पहले से ज़्यादा उठ गया था और ज़्यादा देर तक रुका रहा था। नीचे खड़े हुए मजदूर जोश से चिल्लाए। तीसरी दफ़ा उसने दांत पीसकर जोर लगाया और उसकी ठोड़ी खिड़की के जीने तक पहुंच गई। वो रुका रहा। उसके दांत नंगे होकर एक दूसरे पर जमे हुए और कंधे बुरी तरह कपकपा रहे थे। उसने घुटने और पाँव चलाए, लेकिन दीवार सीधी और हमवार थी और उस पर कोई सहारा ना था। एक आखिरी कोशिश में उसका हाथ उठाकर सलाखों को पकड़ना चाहा, मगर दूसरा हाथ बोझ ना संभाल सका और वो फिसल गया। उसकी ठोड़ी खिड़की के पत्थर से टकराई और वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। नीचे वाले मजमे में मायूसी की कराह बुलंद हुई। थोड़ी देर के बाद वो उठा और लंगड़ाता हुआ दीवार के पास चलने लगा। उसका इंतज़ार किए बगैर दूसरा मजदूर पूरी कुव्वत से भागा और दीवार पर पाँव मारकर बहुत ऊंचा उछला। पहली ही कोशिश में उसने मजबूती से हाथ सलाखों पर जमाए, लेकिन उसके बाजू कमज़ोर थे। एक बार खफीफ सा ऊपर उठने के बाद उसने हाथ छोड़ दिए और बिल्ली की तरह पाँव पर गिरा। मजदूर जो अब खिड़की के नीचे इकट्ठे हो गए थे ठट्ठा मारकर हंसे। नाकाम छलांगिए ने ढिठाई से उन्हें गाली दी और बिला वजह हंसने लगा। फिटर जो मजमे के सर पर आ गया था, पहले तो भुन्नाया, फिर मजदूरों का जोशो खरोश देखकर ठंडा हो गया और उनमें दिलचस्पी लेने लगा। 2-3 और जवान फलांगने के लिए तैयार हो रहे थे। एक एक करके फिटर ने पुकारा। मशीनों को खाली मत छोड़ो। जो छलांग लगाएगा उसकी मशीन का दूसरा ध्यान रखेगा। एक एक।
ایک ایک کر کے سب جوان مردوں نے چھلانگ لگانی شروع کی۔ کافی دیر تک وہ زور آزمائی کرتے رہے مگر دیوار سرد اور اٹوٹ تھی۔ اس نے سارے نوجوانوں کے غرور کو مجروح کر دیا۔ دانت پیس پیس کر، پٹھے کھینچ کھینچ کر اور رگیں پھلا پھلا کر انہوں نے اپنی ساری قوتیں صرف کر دیں۔ ایک مسخرہ مزدور دیر تک جو سلاخوں سے لٹکا رہا تو اس کے ہاتھ وہیں سے جکڑے گئے اور اس کو نعیم بے ہوشی کی حالت میں سیڑھی کی مدد سے نیچے اتارا گیا۔ اس کے بعد سب نے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے یہ کھیل بند کیا۔ 1 گھنٹے کے بعد حالات معمول پر آ گئے۔ سب مزدور اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے مشینوں کی یکساں بیزار کر دینے والی آواز کو سن رہے تھے۔ باہر فیکٹری کی فضا بے موسم اور گرد آلود تھی اور ہوا کا زور ٹوٹ چکا تھا۔